आज से टॉपिक चालू करते हैं इंपॉर्टेंट SN2 रिएक्शन। ठीक है, चल हेडिंग डालो SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन और चैप्टर में एक एक लेकर आगे बढ़ेंगे। पहले बात करते हैं SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो एक जनरल पिक्चर अपने दिमाग में बैठा के चलना है। ठीक है, एक जनरल पिक्चर, जनरल रिएक्शन अपने दिमाग में बैठाइए और इसी से हर चीज को जनरलाइज करने की कोशिश करिए। तो जनरल रिएक्शन अपने दिमाग में बैठाना है कि मिथाइल क्लोराइड के ऊपर KOH का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। क्लियर? मिथाइल क्लोराइड के ऊपर KOH का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन और यहां से बनाना क्या है CH3OH मिथेनॉल। तो जितनी भी चीजें मैं SN2 के लिए अल्काइल हैलाइड चैप्टर में चेंजेस करूंगा वो केवल यहीं पे चेंज करूंगा। इसलिए इस बेसिक रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से दिमाग बैठा लेना कि कहीं भी अगर SN2 की बात हो चैप्टर अल्काइल हैलाइड में, ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठा होना चाहिए। बस मैं आगे अब हर चीज मैं यहीं से निकालूंगा। जैसे कि मैकेनिज्म एनालाइज करिए मैकेनिज्म। और मैकेनिज्म होगा क्या है कि आपके पास मिथाइल क्लोराइड है। मैकेनिज्म क्या है? आपके पास ये मिथाइल क्लोराइड है, इसे मैंने ऐसे दिखा दिया। बस में आगे इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉनिक का डिफरेंस है जिसकी वजह से पार्शियल पॉजिटिव है। टर्म्स करें तो ये अब न्यूक्लियोफाइल यहां अप्रोच करने की कोशिश करेगा और चूंकि स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है तो बड़ा आसानी से हम अप्रोच भी कर लेंगे। बस में आगे यही OH माइनस अब ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है और इसी बॉन्ड को तोड़ता है। और इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू इस Cl का टूटना और इस OH का आना दोनों साथ साथ। बस में आगे और फाइनली TS के कॉरस्पॉन्डिंग फाइनली Cl को हटा दोगे और यहीं पे OH और ये CH3 ये बना दोगे। नमस्कार, इसको मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है। ठीक है, कि CH3 और ये हो गया OH। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करना और लिगैंड का निकलना दोनों साथ साथ होगा और इससे कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे और ट्रांजिशन स्टेट के बाद फाइनली का प्रोडक्ट बना दोगे। बन जाएगा? चलो करो, देखो। चलिए अब देखते हैं इससे क्या क्या चेंजेस वो कर सकता है। चलिए करो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए पहले ये सोचते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि SN2 रिएक्शन 1 स्टेप प्रोसेस है या 2 स्टेप प्रोसेस है, क्या कहोगे? 1 स्टेप, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है। बस में आगे कार्बन कभी भी 5 बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो ये देखो दिखाने का तरीका है कि Cl का निकलना और इसका आना दोनों साथ साथ हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट बना रहा है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि SN2 कितने स्टेप में प्रोसीड करेगा तो आंसर कितना होना चाहिए? 1 स्टेप। बस में आगे चेक पॉइंट कर लेंगे। पहला SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स इन 1 स्टेप। So SN2 reaction proceeds in 1 step. SN2 reaction proceeds in 1 step. SN1 2 स्टेप में नॉर्मली होता है, पहले कार्बन बनता है फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनता है और SN2 में अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच जा रहे हैं। तो SN2 रिएक्शन नॉर्मली प्रोसीड्स, ये जितना भी है SN2 रिएक्शन प्रोसीड्स इन 1 स्टेप। याद रहेगा? अब ध्यान से सोचना और समझना। अगर रिएक्शन 1 स्टेप पर प्रोसीड हो रहा है और बीच में TS बन रहा है और TS के अंदर अल्काइल हैलाइड का पार्ट भी है और TS के अंदर न्यूक्लियोफाइल का पार्ट भी है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है और रेट ऑफ रिएक्शन इसके ऊपर भी डिपेंडेंट होता है।
और जो दोनों के ऊपर डिपेंडेंट होता है इसीलिए नाम आता है, नाम क्या आता है, SN2। मतलब यूनिमॉलिक्यूलर विद रिस्पेक्ट टू अल्काइल हैलाइड एंड यूनिमॉलिक्यूलर विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल। याद रहेगा? चलो वन को देखो, rate of SN2 reaction, the rate of SN2 reaction is directly proportional to concentration of alkyl halide as well as concentration of nucleophile। मतलब ये दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल रहे हैं, दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बोर्ड में नॉर्मली कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि अगर अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को दुगना कर दो, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को सेम रखो, तो रेट में कितना गुना अंतर आएगा, तो क्या कहोगे, दुगना। अगर कहता है कि अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को दुगना कर दें, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को भी दुगना कर दें, तब रेट में कितना गुना चेंज आएगा, 4 गुना, 2 गुना इसका, 2 गुना इसका। अगर इसको कहता है कि दुगना कर दें, इसको आधा कर दें, तब क्या होगा, रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन कभी नॉर्मल पूछ लिए जाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है, अल्काइल हैलाइड के ऊपर भी और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी। याद रहेगा? चलिए अब जरा इनके अंदर चेंजेस करते हैं। अब कोई रिएक्शन होगा तो उसमें एक चेंज होता है सबस्ट्रेट के अंदर, एक चेंज होता है रिएजेंट के अंदर, एक चेंज होता है सॉल्वेंट के अंदर, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपसे प्रोडक्ट पूछा जाता है। बस में आप और सबस्ट्रेट में जो चेंज कर सकता है और सबस्ट्रेट में चेंज इन्हीं के अंदर कर सकता है, क्योंकि चैप्टर ये सबस्ट्रेट जो है SN2 अल्काइल हैलाइड का अल्काइल हैलाइड है। और जब अल्काइल हैलाइड है इसके अंदर 2 पार्ट होगा, एक जिसको बोलते हैं लेपिड ग्रुप, एक जिसका नाम क्या है, लेपिड ग्रुप। तो एक चेंज यहाँ कर सकता है, और दूसरा जो पार्ट होता है इसको बोलना है अल्काइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो एक चेंज को अल्काइल ग्रुप में कर सकता है। तो सोचिए अगर इस लिविंग ग्रुप को निकालना है, इस लिविंग ग्रुप को निकालना है, तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा SN2 के लिए उतना अच्छा है या खराब है, अच्छा है। तो दिमाग ये रखना है कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन लिविंग ग्रुप के ऊपर भी डिपेंडेंट है, जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। याद रहेगा? चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट ग्रुप में, बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर इज द SN2 रिएक्शन, better is the living group, faster is the SN2 reaction। better is the living group, faster is the SN2 reaction। तो मान लो कभी क्वेश्चन ऐसे कह देंगे कि आपके पास मिथाइल आयोडाइड है, आपके पास मिथाइल ब्रोमाइड है, आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, और आपके पास मिथाइल फ्लोराइड है, किसका SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। वो आई अच्छा लिविंग ग्रुप पढ़ाया था ना, ठीक है, पहले बात करोगे आई, फिर Br, फिर Cl, फिर L, तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ता है। बस आगे अक्रॉस द पीरियड सोचो बेटा, तो पहले F, फिर O, फिर N, बाद में C, लेकिन डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो पहले आई, फिर Br, फिर Cl, बाद में F, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कम करनी होती है, और चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज ग्रेडेड एरिया, और एरिया जितना ज्यादा होगा डेंसिटी उतनी कम होगी। बस में आगे, और चूंकि चैप्टर अल्काइल हैलाइड है तो लिविंग ग्रुप केवल हैलोजन होगा। बस में आगे अदरवाइज अपने लिविंग ग्रुप चेंज करके देख रखा है पहले कि कभी ऑक्सीजन होगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में ड्राइंग लगाओगे तो क्या क्या फर्क पड़ता है। अब अल्काइल सोचते हैं, तो अल्काइल में दो ही चीज के चेंजेस की बात किया था, एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा स्टैटिक फैक्टर। अब या तो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के विड्रॉइंग लगा सकता है, या साइज ऑफ एटम को बढ़ा या घटा सकता है। तो सोचो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आना है, न्यूक्लियोफाइल को यहाँ आना है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा उतना आसानी से आएगा, या स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उतना आसानी से आएगा कम। तो एक फैक्टर आपको देखना है कि एक बार जब लिविंग ग्रुप फिक्स हो गया तो यहाँ क्या देखना है, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, जितना कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। दूसरा, इस पर्टिकुलर पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है, और जब न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो जितना ज्यादा यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना उतना ही आसान होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अगर लगे हैं तो पार्शियल पॉजिटिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगे हैं तो पार्शियल पॉजिटिव घटाएगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना भी घटाएगा। तो दो चीज सोचना है, एक सोचना है मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस, और दूसरा सोचना है मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मैक्सिमम
पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कि जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करना उतना ही आसान है। तो SN2 रिएक्शन में अगर कोई कार्बन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, SN2 रिएक्शन में अगर कोई कार्बन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए, कैलकुलेट लीजिएगा कि जितना कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो और जितना ज्यादा से ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल का यहाँ अप्रोच करना उतना ही आसान होता है। याद रहेगा? चलिए पॉइंट को लिखिए। इन टर्म्स ऑफ अल्काइल ग्रुप, in terms of alkyl group, minimum steric hindrance and maximum partial positive charge, minimum steric hindrance and maximum partial positive charge. Faster is SN2 reaction. कि जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और जितना कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो, SN2 का रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। याद रहेगा? अब इसको बनाने के बाद इसको लिख लीजिएगा क्योंकि आपके क्वेश्चन यहीं से लगने वाले हैं कि जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और जितना कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। याद रहेगा? हमें फुल्ली पॉजिटिव नहीं बनाना है। अगर फुल्ली पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो SN1 हो जाएगा। हमें पार्शियल पॉजिटिव सोचना है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर सबसे ज्यादा है। याद रहेगा? जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ रही है CH3Cl, तुमको दे दिया CH3CH2Cl, तुमको दे दिया CH3CH3 और यहाँ Cl, और तुमको दे दिया CH3 और यहाँ Cl। इसलिए लिए कि मिथाइल क्लोराइड है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड है, ब्यूटाइल क्लोराइड है। अब पूछ लिया किसके ऊपर SN2 का रेट सबसे फास्ट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सोचो मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ है, पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, पहले पे है। और मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ नहीं है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव यहीं पे है और मिनिमम स्टेरिक भी यहीं पे है। तो इससे बात करो, पहले मिथाइल, फिर इथाइल, आइसोप्रोपाइल, बाद में टर्सरी ब्यूटाइल। याद रहेगा? चलिए करिए, बनाइए। तो कीवर्ड बार-बार कह रहे हैं, कीवर्ड और कीवर्ड, ये पिक्चर दिमाग में बिठाइएगा कि जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव है, जितना कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। और कुछ सोचना ही नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, और कुछ सोचना ही नहीं है। आपका सारा फोकस की पे होना चाहिए मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस और मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर इन दोनों को नहीं छोड़ा तो फिर से कह रहे हैं क्वेश्चन गलत नहीं होगा। याद रहेगा? जैसे मान लो ऐसे ले लिए, तुमको ऐसे ले दिया साइक्लोहेक्सेन है, इससे यहाँ पर CH2Cl लगा लिए, तुमको ऐसे ले लिए साइक्लोहेक्सेन है, मिथाइल यहाँ Cl लगा लिए, तुमको ऐसे ले लिए कि यहाँ आपके पास साइक्लोहेक्सेन है और यहाँ पर Cl लगा दिया। और सोचो मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में है, पहले में। अरे बेटा यहाँ अल्काइल तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ H लगा हुआ है, तो साइज छोटा है ना, ठीक है। और यहाँ एक अल्काइल डोनेशन, यहाँ दो अल्काइल का डोनेशन, यहाँ तीन अल्काइल का डोनेशन, हो रहा नहीं हो रहा है। तो यहीं पर मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, H लगा है ना, तो मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस है, क्राउडिंग कम है, और यहीं पर पार्शियल पॉजिटिव हाईएस्ट है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर पूछा जाए तो क्या सोचना है, ये बनाना है कि जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव, जितना कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस, SN2 का रेट उतना ही फास्ट बन जाएगा। चलो करो, देखो आईटी ने 2014 के एडवांस में एक बार सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछा, CH3COCH2Cl और दूसरा दे दिया CH3CH2 और यहाँ Cl दे दिया। और आपसे पूछ लिया इन दोनों में किसके ऊपर SN2 का रेट हाईएस्ट होगा, पहले पे या दूसरे पे। दो चीज देखना है, एक मिनिमम स्टेरिक हिंड्रेंस और दूसरा मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बस में आगे। और इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की डोमिनेंसी ज्यादा होती है, स्टेरिक फैक्टर की डोमिनेंसी थोड़ी कम होती है। तो सोचिए ये जो कीटोन है
कीटोन इलेक्ट्रॉन देने वाला है, खींचने वाला है? खींचने वाला है। और अगर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है तो यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव सोचो और यहाँ का पार्शियल पॉजिटिव सोचो, तो इन दोनों पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा कहाँ है, पहले में है या दूसरे में? पहले में। तो कभी पूछ ले इन दोनों में कि इन दोनों किसका SN2 फास्ट, का आंसर क्या होना चाहिए? पहला। बनाओगे तो बार बार कह रहे हैं कि जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव होगा, जितना कम से कम स्टेरिक कैंडिडेंस होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। याद रहेगा? चलो करो बनाओ। तो केवल और केवल एक पिक्चर दिमाग में बिठाइए कि जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव, जितना कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट। और कुछ सोचना ही नहीं है, और कुछ सोचना ही नहीं है, केवल और केवल आपके दिमाग में पिक्चर एक ही हो, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव, मिनिमम स्टेरिक। बस में आगे समझ रहे हैं कि मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव और मिनिमम स्टेरिक। तो अल्काइल पार्ट में वो या तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सकता है या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर सकता है और क्वेश्चन बना सकता है। अल्काइल में क्या कर सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है और तो चेंज करके क्वेश्चन बना सकता है, या स्टेरिक कैंडेंस कम कर सकता है, ज्यादा कर सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बना सकता है। लिविंग ग्रुप में क्या करेगा, लिविंग ग्रुप में अच्छा एक बोला लिविंग ग्रुप क्रिएट कर देगा और उसकी बेसिस क्वेश्चन बना देगा। अब चेंज करते हैं रिएजेंट में। अब कहाँ चेंज करते हैं, रिएजेंट में। अब सोचिए रिएजेंट को इस बॉन्ड को तोड़ना है, रिएजेंट को इस बॉन्ड को क्या करना है, तोड़ना है। और जब रिएजेंट को इस बॉन्ड को तोड़ना है तो इस रिएजेंट को, न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रॉन्ग होना है या वीक होना है? स्ट्रॉन्ग। कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना आसानी से अटैक करेगा और बॉन्ड को तोड़ेगा। तो SN1 SN2 को पहचानने का यही तरीका है कि SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होगा और SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होगा। और वहां नॉर्मली सॉल्वेंट ही होता है, वही खुद न्यूक्लियोफाइल का काम कर लेता है, लेकिन यहाँ एडिशनली आपको न्यूक्लियोफाइल डालना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को लिखो। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर लिखो SN2 reaction is generally performed SN2 reaction is generally performed in presence of strong nucleophile. SN2 reaction is generally performed in presence of strong nucleophile. बस में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को हमको कहीं कहीं यूज करना है। अब सोचो जब मैंने आपको न्यूक्लियोफाइल का कैरेक्टर पढ़ाया था, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर ये पीरियोडिक टेबल है, अगर ये आपका पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है, तो नॉर्मली F तक वाले एलिमेंट तो ऑर्डिनरी में आएंगे नहीं, D वाले नॉर्मली आते नहीं है। तो जो एटम्स मेनली आते हैं वो हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सल्फर है, फास्फोरस है। तो मेनली यही आते हैं, पर इन्हीं के बेसिस पे कहीं कहीं न्यूक्लियोफाइल क्रिएट होते हैं, तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो नॉर्मल पिक्चर मैंने क्या बोला था कि न्यूट्रल ऑक्सीजन F- वीक है, न्यूट्रल ऑक्सीजन F- वीक है। तो न्यूट्रल ऑक्सीजन में वाटर, अल्कोहल, एसिटिक एसिड, फिनॉल ये सब क्या हैं, वीक है और F- वीक है। और बाकी आपके एलिमेंट जितने हैं वो सब है क्या, स्ट्रॉन्ग है। ये लिखवाया था। तो इसका मतलब C किस रूप में हो सकता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgH, R2CuLi, RLi किस रूप में हो जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग है। नाइट्रोजन, अमोनिया, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ठीक है, किसी भी रूप में हो जाए मतलब स्ट्रॉन्ग है। इन्हें नाइट्रोजन से किसी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दे, नेगेटिव चार्ज बना दे तो भी स्ट्रॉन्ग है। नाइट्रोजन का नेगेटिव है, दो तरफ CO लगा दे तो भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोक्साइड, एल्कोक्साइड, फिनॉक्साइड ये सब है क्या, स्ट्रॉन्ग है। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये सब है क्या, स्ट्रॉन्ग है। बस में आप इसी तरह से अगर फास्फोरस लेते हो PS3 ये है क्या, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ SF ये RS- PHS- है क्या, स्ट्रॉन्ग है। तो पिक्चर ये दिमाग में बिठाना है कि SN2 रिएक्शन में हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ही कहीं रिएक्शन होगा। तो पिक्चर मैंने आपको पहले बता रखा है कि न्यूट्रल ऑक्सीजन F- वीक है और बाकी सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग है। तो किसी भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को लेकर वो क्वेश्चन करा सकता है। याद रहेगा, जैसे मान लो ऐसे में दिया
तो तुमको कह दिया कि CH3Cl है और इसके ऊपर KCl का रिएक्शन, इसलिए दिया। अब न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cn माइनस, तो वही Cn माइनस यहाँ अटैक करेगा, अटैक करके इसको तोड़ देगा, और तोड़ देगा तो क्या बना देगा? CH3Cn, ये बना देगा। अब ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, अगर कभी KCl के द्वारा रिएक्शन कराता है तो आपको बनाना है CH3Cn, लेकिन यही चीज अगर कभी AgCl से रिएक्शन कराता है, AgCl से रिएक्शन करना है तो हमको बनाना है CH3 और यहाँ N और ये C, NC बनाना है। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर ये है कि जब KCl की बात कर रहे हैं तो ये K प्लस और ये Cn माइनस, ये आयनिक होता है, तो जो अटैक करता है वो करता है C माइनस। लेकिन जब AgCl की बात करते हैं एक कोवेलेंट होता है AgC≡N, ये कुछ ऐसे है, तो जब अटैक करता है वो करता है नाइट्रोजन, याद रहेगा। इसी तरीके से एक और ले सकता है कि इसी को कहता है कभी KNO2 का रिएक्शन, और कभी आपसे कहता है कि AgNO2 का रिएक्शन, ऐसे दे रहा है कि इसको ध्यान में रखो कि जब ये NO2 की बात करोगे K प्लस है, O माइनस N डबल बॉन्ड O, ये कुछ ऐसे है, और जब AgNO2 की बात करोगे तो Ag और ये O, ये N और यहाँ पर O, ये कुछ ऐसे है। तो जब इसकी बात करो अटैक यहाँ से होगा और इसकी बात करो अटैक यहाँ से होगा, मतलब जब KNO2 के रिएक्शन की बात करें तो आपको बनाना है CH3O और ये N डबल बॉन्ड O, ऐसे बनाना है। और जब AgNO2 की बात करें तो हमें बनाना है CH3, ये N डबल बॉन्ड O और ये O, ये कुछ ऐसे बनाना है। तो जब एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक होते हैं, तो एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक होते हैं, तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को, इसको ऐसे दिखा दें, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को जहां एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक है। इसी तरह से अगर यहाँ देखें ये NO ऐसे बना रखा है, तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है। तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल जहाँ एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक होते हैं, तो इस तरह के न्यूक्लियोफाइल को जो नाम देते हैं एम्बिडेंट, क्या बोलते हैं? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो ये डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिसमें एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक है, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल का नाम क्या दे रहे हैं? एम्बिडेंट, याद रहेगा। आईटी इसी साल 2022 में इनको लेकर क्वेश्चन बनाया है, डेमोस्ट्रेट मेडिकल में बना सकते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तैयार रहिएगा कि जब KCl के साथ रिएक्शन कराएं तो जोड़ना है C से, AgCl के साथ रिएक्शन कराएं तो उसके साथ जोड़ना है N से। इसी तरह से KNO2 के साथ रिएक्शन कराएं तो जोड़ना है O से, और जब AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएं तो जोड़ना है N से। याद करने के लिए ऐसे बना सकते हो कि हम पिक्चर जब सिल्वर से जोड़ना है, सिल्वर रखा हुआ है तो जोड़ना है नाइट्रोजन से। जब सिल्वर का कंपाउंड देता है तो हमें किससे जोड़ना है? नाइट्रोजन से। लेकिन अगर पोटेशियम का कंपाउंड देता है तो उसके साथ या तो कार्बन से जोड़ना है या तो ऑक्सीजन से जोड़ना है, याद रहेगा। चलो बना दो, देखो अच्छी तरह से नोट कर लो, तो इससे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, याद रखिएगा। बनाइए, नोट्स बनाइए। जल्दी नहीं करिएगा क्योंकि इन्हीं में चेंजेस करके वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाता है। तो डिफरेंस एकदम क्लियर हो कि कार्बन से कनेक्शन कब करना है, ऑक्सीजन से कनेक्शन कब करना है, और नाइट्रोजन से कनेक्शन आपको कब करना है। और ये भी डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। सर क्या हम Cn- को एम्बिडेंट बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हो, Cn- यहाँ लिखा है,
ठीक है। CN- जो है मतलब कार्बन से भी अटैचमेंट हो सकता है, नाइट्रोजन से भी अटैचमेंट हो सकता है। बस में आगे बस किसके साथ जुड़ा है, अगर आयनिक बॉन्डेड है तो C से जोड़ दो, कोवैलेंटली बॉन्डेड है तो N से जोड़ दो। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स में एक से ज्यादा साइट ऑफ अटैक हैं, उन्हीं को नाम क्या दिया है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। याद रहेगा, चलिए बनाइए देखिए। बिठा दें। चलिए अब दिमाग बिठाइए, देख लिया इसमें चलो अब दिमाग बिठाओ। अगर मान लो यहीं पे तुमने ठीक आई का रिएक्शन करा दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, बस में आ गई, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है, कौन है, आई माइनस। तो ये आई माइनस का रिएक्शन करके जो बना लेता है वो क्या बना लेता है, आर आई। आर आई मतलब हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है कि वीक लिविंग Cl को एक अच्छे लिविंग आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया। यहीं पे अगर आपने यहाँ यूज कर दिया AgF ले लिया तो F माइनस एज न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और F माइनस एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करके बना लेगा आपका मिथाइल फ्लोराइड। तो ये दो रिएक्शन नाम क्या देना है, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ये Cl या Br, यहाँ Br भी हो सकता है, Cl या Br को जब I या F में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में इसको हम यूज करते हैं। बस में आगे कि इसे एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम था फिन क्लेंस्टीन। फिन क्लेंस्टीन, इसका नाम क्या है, फिन क्लेंस्टीन रिएक्शन। और इसे जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था स्वार्ट्ज, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो ये भी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि फिन क्लेंस्टीन कौन सा रिएक्शन है और स्वार्ट्ज कौन सा रिएक्शन है। याद रखिएगा ये दोनों रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। अगर कभी Cl को या Br को अगर आपने I में कन्वर्ट किया तो नाम क्या है, फिन क्लेंस्टीन रिएक्शन। और जब Cl या Br को F में कन्वर्ट किया तो नाम क्या है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो हैलोजन लाने का ये तरीका है। तो ऑक्सीजन लाना हो तो इसी पर्टिकुलर में अगर आपने सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन करा दिया, सोडियम पोटेशियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन करा दिया तो ये एल्कोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Cl को हटा देगा। और जब एल्कोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके Cl को हटा देगा तो यहाँ से CH3OR ऐसा कुछ बन जाएगा। ये कोई भी R हो सकता है प्राइमरी वाला। तो प्राइमरी वाला कोई भी अल्काइल लेते हुए आप ईथर बना सकते हो। तो ये जो ईथर बन गया इसी का नाम क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर, ईथर सिंथेसिस, सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस कर सकता है। अगर कार्बन क्लस्टर में लिखा जाए तो अगर ये हमने ले लिया RMgX, ये ले लिया तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है और अटैक करते हुए ये CH3R ऐसे बना सकता है। इसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा ले सकते हो। और यहीं पे अगर थोड़ा बड़ा सा डराने वाला ऐसे बनाते हैं, इसको थोड़ा अलग से दिखा दे रहा हूं कि यहीं पर आपका ये आपके पास ऐसे है, आपके पास ऐसे है, ये नाइट्रोजन, इसी का तुमने यहाँ पर पोटेशियम सॉल्ट ले लिया है, ले लिया है। और इसका रिएक्शन अगर किसी अल्काइल एनाइड से करते हो और करने के बाद हाइड्रोजन को हटाते हो और यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग अब नाइट्रोजन कहीं ना कहीं कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा और जो नाइट्रोजन कहीं ना कहीं कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा ये कुछ ऐसे बना लेगा। और इसी पर्टिकुलर को आगे आपने पानी के साथ रिएक्शन करा दिया बेसिक मीडियम में, तो ये टूट जाता है और टूटने के बाद H यहाँ OH, ये H और यहाँ OH यहाँ पर बन जाता है।
और ये सब पर्टिकुलर RNH2 बना, RNH2 बना, प्राइमरी अमीन बना, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ये भी दिमाग रखना है, एलिफेटिक होगा, एरोमेटिक नहीं होगा, बेंजीन नहीं लाना है, क्योंकि आगे आपको करना कौन सा है, SN2 रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सा है, SN2। और SN2 कहाँ होता है, अल्काइल हैलाइड चैप्टर में, ना कि एराइल हैलाइड चैप्टर में। तो जब कभी हैलीमाइड के सॉल्ट का अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करके ये बात प्राइमरी अमीन बनाते हैं, तो इस रिएक्शन को बोलते क्या है, गैब्रियल, गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस, अमीन सिंथेसिस। तो बोर्ड हुआ, आईटी हुआ, मेडिकल हुआ, सब में ये पूछे जाते हैं। तो हैलोजन का एक्सचेंज करना दो नाम, एक नाम कौन सा है, फेनक्लेस्टिन रिएक्शन। हैलोजन में फ्लोरीन अगर आ रहा है, नाम कौन सा है, स्वार्ट्ज रिएक्शन। ऑक्सीजन आ रहा है, नाम कौन सा है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। कार्बन आ रहा है, नाम कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और अगर कभी नाइट्रोजन अमीन बन रहा है, नाम कौन सा है, गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस। तो कहीं से भी ये क्वेश्चन बना सकता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ही रिएक्शन कराते हैं। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेकर ये क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है, और क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग आपसे प्रोडक्ट भी बना सकता है। बन जाएगा, चलो करो देखो। तो SN2 रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और उसी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना लेते हैं। जो रिएक्शन वन स्टेप में होता है तो यील्ड थोड़ी अच्छी मिलती है, और जब यील्ड अच्छी मिलती है तो इसीलिए हम जो बात करते हैं वो SN2 के कॉरस्पॉन्डिंग ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, SN1 को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, ठीक है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो उन सब प्रॉब्लम को बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि SN2 करा लो और वन स्टेप में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बना लो। बन जाएगा। कभी मान लो सब्जेक्टिव पेपर आगे बोर्ड में और आपसे पूछ ले फेनक्लेस्टिन रिएक्शन को डिफाइन करो, तो क्या कहोगे कि व्हेन दिस ट्रीटेड विद दिस इन प्रेजेंस ऑफ दिस गिव दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज दिस। बोल सकते हो कि व्हेन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद KI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन गिव अल्काइल आयोडाइड एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फेनक्लेस्टिन रिएक्शन। कहीं पूछ ले स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, तो when alkyl chloride or bromide is treated with AgF give alkyl chloride as a product, this reaction is called as Schwarz reaction. पूछ ले विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या है, तो क्या कहोगे कि when primary or secondary alkyl halide is treated with sodium or potassium salt of alkoxide give ether as a product, this reaction is called as विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो कभी लिखने वाला टर्म्स आ जाए तो ये दिमाग बैठाइएगा कि when this treated with this give this reaction is called as this। बस में आगे ऑब्जेक्टिव में ये दो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, ये ऑक्सीजन लाने का तरीका, ये कार्बन लाने का तरीका, और ये नाइट्रोजन लाने का तरीका याद रहेगा, मिटा दें। हाँ, लास्ट वाले में क्या किया है कि ये थैलिक एसिड, ये ऐसे लगा दें तो ये एसिड लगा दें COH, तो उसका नाम होता है थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड का रिएक्शन अमोनिया से कराकर अमाइड बना दिया, जिसको होता है थैलामाइड। फिर गर्म करके इमाइड बना दिया, इसको थैलीमाइड। तो उसी थैलीमाइड का रिएक्शन कराया। चलो थोड़ा सा दिखा भी दूं, क्योंकि आईटी ने एक साथ कॉम्प्रिहेंसिव इसको यूज किया है। चलिए समझिए, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड होता है, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, इस कंपाउंड का जो नाम है, ये नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो बोलते हैं वो बोलते हैं थैलिक एसिड। नाम क्या है, थैलिक एसिड। और थैलिक एसिड के ऊपर अगर कभी अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं और गर्म करते हैं, तो इसे HOH निकल जाता है, और निकलने के बाद ये अमाइड बना लेता है। क्या बना लेता है, अमाइड बना लेता है। और जब अमाइड बनाएगा वो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा अमाइड, ये अमाइड बना देगा, बन जाएगा। और जब बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो इससे होता क्या है कि इससे अमोनिया निकल जाता है। और जब अमोनिया निकल जाता है तो इसके कोरस्पॉन्डिंग, थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड बन जाएगा, वो कंपाउंड कुछ ऐसे बन जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है। और इसी के ऊपर जब NaOH से KOH का रिएक्शन खराब हो गए तो KOH का रिएक्शन से एसिड बेस रिएक्शन होके सॉल्ट बन जाता है। बस में आगे
तो ये आपका थैलिक एसिड से आया है, थैलिक एसिड से थैलामाइड, थैलामाइड से थैलीमाइड, और थैलीमाइड के ऊपर SN2 रिएक्शन करा रहे हैं, और जो थैलीमाइड के ऊपर SN2 रिएक्शन करा रहे हैं वो, तो इसी के कोरेस्पोंडिंग नाम क्या आता है, गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस। तो ये भी याद रखना चाहिए कि गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। Gabriel thalidomide amine synthesis is used for the preparation of, इसका preparation करिए है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, कभी भी एरोमेटिक अमीन का प्रिपरेशन इस रिएक्शन के द्वारा नहीं कराना है, याद रहेगा। इसको भी एक जगह लिख लो, आगे आ गया है तो बन गया नहीं। तो अल्काइल हैलाइड के हैलोजन में चेंज करके देख लिया कि जितना अच्छा लिगेंड हो उतना अच्छा एसेंट हो। अल्काइल में चेंज करके देख लिया कि जितना कम से कम स्टैटिक हिंड्रेंस और जितना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज SN2 करेगा उतना ही फास्ट। न्यूक्लियोफाइल को चेंज करके देख लिया कि न्यूक्लियोफाइल जितना अच्छा होगा SN2 करेगा रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा, हमने देख लिया। मतलब इस सब्स्ट्रेट के अंदर का लिविंग ग्रुप का चेंज देख लिए, इस अल्काइल ग्रुप का चेंज देख लिया, रिएक्शन के अंदर के चेंजेस आपने देख लिए। अब जो चेंजेस देखने हैं वो किसके देखने हैं, सॉल्वेंट के। चलिए समझिए, देखिए ये जो सॉल्वेंट होते हैं, ये जो सॉल्वेंट होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ये सॉल्वेंट होते हैं वो कितने होते हैं, दो। एक जिसको बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट और एक जिसको बोलते हैं एक पोलर सॉल्वेंट। जिसमें पोल होता है इस तरह के सॉल्वेंट को जब हम कहते हैं तो नाम क्या है, पोलर सॉल्वेंट, और जिसमें पोल नहीं होता है उस तरह का सॉल्वेंट का नाम क्या लेते हैं, एपोलर सॉल्वेंट। जैसा पानी है, अल्कोहल है, ठीक है, अमोनिया है, इसमें है क्या, पोलर सॉल्वेंट। जहाँ पोलैरिटी आ जाए, पोल आ जाए, वो कौन से हो गए, पोलर। और जिसमें पोल ना हो वो कौन से हो गए, एपोलर। या इसी को बोल सकते हो नॉन पोलर, एपोलर या नॉन पोलर। बस यहाँ आगे समझो बेंजीन हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, बस यहाँ क्लोरोफॉर्म हो गया, ठीक है, CCl4 हो गया, इन सबको नॉर्मली क्या बोलते हैं, नॉन पोलर। तो इसका मतलब पोलर जो पोल हो, नॉन पोलर एपोलर से पोल ना हो। बस यहाँ आगे अब ये पोलर ऐसे हो सकते हैं कि एक जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, इससे डायरेक्टली अटैचमेंट हाइड्रोजन का हो, इनडायरेक्टली जो प्रोटॉन के रूप में निकल जाए, और जो प्रोटॉन के रूप में निकल जाए इस तरह के सॉल्वेंट को बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इस तरह के सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो जो प्रोटॉन के रूप में निकल जाए उसको बोलना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो हो, ठीक है, लेकिन कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन का अटैचमेंट हो, इनडायरेक्टली जो प्रोटॉन के रूप में बाहर न निकल पाए, और जो प्रोटॉन के रूप में बाहर न निकल पाए इसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ध्यान रखिएगा कि पोलर सॉल्वेंट दो होते हैं, एक जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन होता है, और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कोई भी हो सकता है। बस में आगे अगर इसकी बात करें तो ये आपका जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर कोई भी हो सकता है। अगर हम हाइड्रोजन ले लेंगे तो क्या हानि इसमें चली जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन के रूप में निकल गया तो नाम क्या देना है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बस में आगे जैसे याद करो, दिमाग में बैठाओ वाटर। तो वाटर में हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है या नहीं, निकल सकता है, पोलर प्रोटिक है। अल्कोहल में ये प्रोटॉन आसानी से बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, तो पोलर प्रोटिक है। फिनॉल, तो फिनॉल का हाइड्रोजन बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता है, पोलर प्रोटिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटॉन बाहर निकल सकता है, मतलब पोलर प्रोटिक है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका प्रोटॉन बाहर निकल सकता है, पोलर प्रोटिक है। इसी तरह से फॉस्फोरिक एसिड, इसके प्रोटॉन बाहर निकाल सकते हैं, पोलर प्रोटिक है। अमोनिया, उसके प्रोटॉन को बाहर निकाल सकते हैं, पोलर प्रोटिक है। तो ये जिसके एग्जांपल हो गए हैं वो क्या हो गए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये ले सकते हो। लेकिन सोचो अगर तुमने यहाँ पर CH3 लिया, एसीटोन, क्या लिया, एसीटोन, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, डिफरेंस भी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, पोलैरिटी भी है, लेकिन कार्बन से कनेक्टेड हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन ग्रुप में बाहर नहीं निकल सकता है।
तो हम जो नाम देंगे वो क्या बोलेंगे, पोलर इलेक्ट्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर इलेक्ट्रोटिक सॉल्वेंट है। बस में आगे इसी तरह से आपको दे दिया गया है CH3 यहाँ पर S डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड है, जो प्रोटॉन ग्रुप में बाहर नहीं निकल सकता है, तो इसको बोलते हैं डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड DMSO ये बना सकता है। बस में आगे कैसे ले सकता है, HCO ये N यहाँ CH3 और यहाँ CH3 बना दिया। यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्टेड है, जो प्रोटॉन ग्रुप में बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको बोलते हैं डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड छोटे में DMF ये बना सकते हैं। तो कहने का मतलब एसीटोन हो गया, DMSO हो गया, DMF हो गया, ये जिसके एग्जांपल हैं वो किसके हैं, पोलर इलेक्ट्रोटिक सॉल्वेंट। और इसकी बात करें पोलर इलेक्ट्रोटिक सॉल्वेंट में, तो पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, अमोनिया, ये किसके एग्जांपल हैं, पोलर इलेक्ट्रोटिक सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट फिर से बोल रहे हैं दो, एक पोलर एक नॉन पोलर, या एक पोलर नॉन पोलर में कोई पोलैरिटी नहीं है। पोलर दो तरह के, पोलर इलेक्ट्रोटिक और पोलर इलेक्ट्रोटिक। जो प्रोटॉन ग्रुप में निकल जाए वो पोलर इलेक्ट्रोटिक है, और जो प्रोटॉन ग्रुप में बाहर ना निकले वो पोलर इलेक्ट्रोटिक है। याद रहेगा, चलिए करिए देखिए। अमीन बन जाएगा, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, ठीक है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। वही तो मैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन और ये नाइट्रोजन कनेक्टेड था ना, उसी को HH से तोड़ दिया। लास्ट में पूछ रहे हो तो क्या है, यहीं पर मैंने ऐसे दिया था, यही ऐसे दिया था, ठीक है, और यहीं मैंने लिखा है कि वाटर बेसिक मीडियम रिएक्शन करा रहे हो, तो इसी को तोड़ देना है। नाइट्रोजन को देना है H, ऑक्सीजन को OH, नाइट्रोजन को H और इसको OH, ऐसे ले लिया। ये जो निकला वो क्या है, RNH2। ये जो RNH2 निकला, यही मैंने बोला था प्राइमरी एलिफेटिक अमीन, और साथ में थाइरिक एसिड निकल जाएगा, लेकिन उसको फोकस नहीं करते हैं, अमीन फोकस इसमें करते हैं प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। याद रहेगा। इससे पहले वाले में क्या था कि इसी पे यहाँ तुमने थैलीमाइड का सॉल्ट लिया था, पोटेशियम सॉल्ट लिया था, और इसी को अल्काइल हाइड्राइड रिएक्शन किया था, यही अटैक करके इसको तोड़ रहे हो और तोड़ कर ये बना रहे हो। बस यहाँ पे इसी नेगेटिव ने इस पार्शियल पॉजिटिव को अटैक किया, और इस कार्बन को नाइट्रोजन से जोड़ दिया और ये बना दिया, और इसी का हाइड्रोलिसिस कर दी और हाइड्रोलिसिस करके अमीन बना दिया। ये तो करना है, चलो करो देखो। तो सॉल्वेंट में हमने यहाँ पे बोला कि दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर। हमें पोलर लेना है, और क्वेश्चन आया कि क्यों लेना है, हम नॉन पोलर क्यों नहीं ले सकते हैं, बताओ। क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड है ये भी कैसा है, पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व लाइक, तो उसको डिसॉल्व करना होगा तो हमें पोलर लेना जरूरी है। दूसरा, अब कार्बोकेटाइन को बनाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि कार्बोकेटाइन की सबसे अच्छी बात क्या है, ध्यान से देखो कि अगर आपने इस अल्काइल हैलाइड को लिया और इसको तोड़ दिया और R+ बना दिया, और साथ में निकल गया, क्या निकल गया, X-। तो अगर तुमने पोलर इलेक्ट्रोटिक सॉल्वेंट लिया, इनमें से कोई लिया, जैसे पानी लिया, तो पानी का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, वो इसको स्टेबल करने लगता है, और पानी का जो हाइड्रोजन वाला पार्ट है वो इसे स्टेबल करने लगता है। पानी का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है इसे स्टेबल करने लगता है, और हाइड्रोजन वाला पार्ट है इसको स्टेबल करने लगता है। यहाँ कुछ भी लगा सकते थे, H लगा दिया वाटर है, R लगा दिया अल्कोहल है, यही आपका pH लगा दिया फिनॉल है, यहाँ R लगा दिया CO लगा दिया कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ भी हो गया। तो पोलर इलेक्ट्रोटिक सॉल्वेंट में ये भी स्टेबल होते हैं, ये भी स्टेबल होते हैं, इसलिए बड़े आराम से कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाते हैं, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के कार्बोकेटाइन बना लेते हैं। मतलब जब SN1 रिएक्शन करना होगा, तो उस केस में मेनली क्या लेते हैं, पोलर इलेक्ट्रोटिक सॉल्वेंट। लेकिन जब SN2 रिएक्शन करना होता है तो हमें इस कार्बोकेटाइन को बनाने से रोकना है, और जो कार्बोकेटाइन को बनाने से रोकना है तो उस केस में जो लेके चलना है वो कौन सा लेके चलना है, पोलर इलेक्ट्रोटिक सॉल्वेंट। तो इसलिए यहाँ मैंने जो प्रोडक्ट लिखा है वो क्या लिखा है, एसीटोन।
तो दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो कि SN2 में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट और SN1 में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। याद रहेगा? चल पॉइंट को देखो। SN2 reaction is generally performed. SN2 reaction is generally performed. SN2 reaction is generally performed in presence of SN2 reaction is generally performed in presence of polar aprotic solvent. While देखो सब उसे देख के लिख लो। Polar SN2 reaction is generally performed in presence of polar aprotic solvent, and SN1 reaction is generally performed in presence of polar protic solvent. SN1 reaction is generally performed in presence of polar protic solvent. याद रखना है कि SN1 के लिए पोलर प्रोटिक लेना है और SN2 के लिए पोलर एप्रोटिक लेना है। याद रहेगा? 10 मिनट इसे मिटाते हैं ऊपर, यहाँ मिटा दें, लिखो जल्दी करो। यहाँ पे जो लिया था, क्या लिया था? एक वाटर लिया था, एक अल्कोहल लिया था, ये फिनॉल। यहाँ मैंने क्या लिया था? एसीटोन लिया था, एसीटोन लिया था। तो दूसरा क्या लिया था? CH3SO और यहाँ CH3 ये लिया था, जिसको मैंने बोला था डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, छोटे में DMSO। यही मेनली आपको दिए जाते हैं, या तो एसीटोन दे देगा, या तो DMSO दे देगा, या तो DMF दे देगा। सोचो लड़के, ईथर जो है ये पोलर प्रोटिक है, एप्रोटिक है? पोलरिटी है ना, नॉन पोलर था हुआ। sp3 कार्बन, sp3 ऑक्सीजन है, लाइन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड हाँ पोलर एप्रोटिक, ठीक है? sp3 है, ये दोनों पेयर है, ठीक है? चलेगा ये पोलर एप्रोटिक। तो इसी प्रकार में नॉर्मली आपको टेट्राहाइड्रोफिनॉल ये लिख के दे सकता है, डाइमिथाइल ईथर ये लिख के दे सकता है। ये भी जिसके एग्जांपल हैं वो कौन से? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो फिर से बोल रहे हैं SN2 रिएक्शन में हेलोजन जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा SN2 के लिए उतना ही अच्छा है। कार्बन रेस्पेक्ट में पार्शियल पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा, स्टेरिक इंडेक्स जितना कम होगा, SN2 के लिए अच्छा है। रिएजेंट स्ट्रॉन्ग लेना है, वीक नहीं लेना है। सॉल्वेंट में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेना है, ठीक है? अब आते हैं, वो कहाँ आते हैं? प्रोडक्ट पे। तो कुछ प्रोडक्ट तो आपने रिएक्शन को लिख लिया था। अब जरा सोचते हैं, क्या इस रिएक्शन में कहीं कार्बोकेटाइन का जनरेशन है? नहीं है ना? इस रिएक्शन में कहीं कार्बोकेटाइन का जनरेशन है? नहीं है। और जो कार्बोकेटाइन का जनरेशन नहीं है तो क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा या नहीं? नहीं। बस में आ गए? चलिए 10 मिनट लिख लिया? Yes, sir. चलिए लिखिए। इन SN2 रिएक्शन, in SN2 reaction, no carbocation is formed. In SN2 reaction, no carbocation is formed. Therefore, there is no possibility of rearrangement. Therefore, there is no possibility of rearrangement. इसका कोई rearrangement नहीं सोचना है।
याद रहेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, और इसको मैं कहती है KOH का रिएक्शन। अब क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया, और इसको मैं कह दिया KOH का रिएक्शन, ऐसे दे दिया। इसमें तो वैसे भी कार्बन नहीं सोचना था, दिमाग में आ सकता था कि बस इसमें सी हटा के कार्बोडाइन में हाइड्रोजन शिफ्टिंग कर दे, ऐसा सोच ले। तो क्या ऐसे ग्रुप में हमें कार्बोडाइन बनाना है? नहीं। और जब कार्बोडाइन नहीं बनाना है तो डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराओ और Cl को हटा दो, बस में आ गई। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनाओगे वो प्रोडक्ट 4 कार्बन और यहाँ OH, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनाओगे उसमें भी यहाँ Cl की जगह OH, बस में आ गई। तो इंपॉर्टेंट ये है कि इस रिएक्शन में कार्बोडाइन का जनरेशन नहीं करना है, और जो कार्बोडाइन का जनरेशन नहीं करना है वो तो रीअरेंजमेंट भी नहीं करना है, याद रहेगा। तो बस लीविंग ग्रुप हटाइए और जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफाइल देता है उसे लाकर लगा दीजिए, बन जाएगा। चलो करो देखो ये दो बार क्या बेटा, मतलब ये रिएक्शन दो बार तो कहाँ दो बार हुआ, एक ही बार हुआ। OH ने अटैक किया, Cl हट गया, तो इसी कारण से OH जोड़ दिया, तो चाहे इधर जोड़े बात वही पड़ेगी। ऐसे लिखे हैं OH लगाकर ब्यूटेन बनाओ, ऐसे लिखे हैं OH लगाकर ब्यूटेन बनाओ, ठीक है। चलो करो। बस जो भी लिविंग ग्रुप है उसे हटाना है और हटाकर वही न्यूक्लियोफाइल लगा देना है, वही प्रोडक्ट बन गया। और ध्यान रखिएगा कि जो भी न्यूक्लियोफाइल है उस न्यूक्लियोफाइल को हटाओ और उसी की जगह जो लिविंग ग्रुप हटाओ और उसी की जगह जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसे लाकर लगा दो, बन गया। अब सोचो सबस्ट्रेट के लिविंग ग्रुप के अंदर भी चेंजेस कर लिए, अल्काइल के अंदर भी चेंजेस कर लिया, रिएजेंट में भी चेंजेस कर लिया, सॉल्वेंट में भी चेंजेस कर लिया, प्रोडक्ट भी बना दिया। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो रह गया, वो क्या है? स्टीरियोकेमिस्ट्री। आइसोलेट होगा ही नहीं, आइसोलेट में अंतर का कौन सा? स्टीरियो आइसोलेट। अगर आइसोलेट बोल रहे हो तो क्या सोचना है? स्टीरियो आइसोलेट, ये डायरेक्टली स्टीरियोकेमिस्ट्री। चलिए सोचते हैं, जो कि ये कार्बन काइनल भी हो सकता है, जो कि कार्बन काइनल भी हो सकता है। जैसे यहाँ H, यहाँ PH, यहाँ पर मान लो CH3 ऐसे कुछ ले लिया, और यहाँ कह दिया कि यहाँ NaOH का रिएक्शन ऐसे दे दिया कि ही OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा और अटैक करके इसको हटाएगा, और जब बैक साइड से अटैक करके हटाएगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हम ऐसे बनाएंगे, इधर Cl, यहाँ आपका OH, ये आपका CH3, ये आपका H और ये PH, ऐसे कुछ लिख लो। और इसके बाद हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें इधर लाएंगे OH, ये बन गया PH, ये बन गया CH3 और ये बन गया H, ये तो करेंगे। और ध्यान से स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, तो हाई प्रायोरिटी निकाल रहे हो इन कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, कार्बन किसी की प्रायोरिटी ज्यादा है, और लास्ट ऑक्सीजन रहे हो क्योंकि ऑक्सीजन HCC में OH की प्रायोरिटी ज्यादा है। तो हाई प्रायोरिटी निकाल रहे हो, हाई प्रायोरिटी ला रहे हो और बैक साइड चला रहे हो, तो जो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसका उल्टा स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ देखने को मिलेगा। जैसे अगर यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, अगर ये R है तो ये क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्या है? S। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर है उसी का अपोजिट स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पर देखने को मिलता है, और इसी पर्टिकुलर को हम बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। ये कॉन्फिगरेशन जो होता है जस्ट उल्टा हो जाता है। मतलब अगर R का कॉन्फ़िगरेशन है आपको S सोच लेना है, और S का कॉन्फ़िगरेशन इसे R सोच लेना है, बस में आगे। चलिए पॉइंट पर लिखो, इन टर्म्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, inversion in configuration is observed. In terms of stereochemistry, inversion in configuration is observed. याद रखिएगा, कभी कभी कोचिंग वाले बदमाशी करते हैं और यहीं पे कभी SCH3 ऐसे कुछ लगा के कोई चीज अटैक करा सकते हैं। मतलब हो सकता है कि कभी इससे ज्यादा हाई प्रायोरिटी का यहाँ चीजें लगी हो तो हो सकता है उसके इससे इन्वर्जन ना आए, बस में आगे। लेकिन नॉर्मल पिक्चर अगर चैप्टर हैलाइड है तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, उसमें हाइड्रोजन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन जो ला रहे हो या कोई न्यूक्लियोफाइल ला रहे हो उसकी प्रायोरिटी नॉर्मली कार्बन से ज्यादा होता है। तो इसलिए हाई प्रायोरिटी नॉर्मली हटाते हैं, हाई प्रायोरिटी नॉर्मली लाते हैं, इसलिए इन्वर्जन देखने को मिलता है, बस में आगे। चलिए देख लो इस रिएक्शन को, कि R लेके चलते हो तो आपको क्या मिल रहा है? S। कभी S लेके चलते तो आपको जो मिल जाता है वो क्या होता? R। चलो बनाओ, देखो
आर अगर लेके चलोगे तो आपको मिलेगा एस, और एस अगर लेके चलते तो वहां से मिल जाता आर। बन गया? चलिए एक चीज भी दिमाग में बैठाइएगा, इस इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन को सबसे पहले किसी ने देखा होगा, और जिस साइंटिस्ट ने देखा था इस इन्वर्जन को, वो चाहते थे उनका नाम भी संसार जाने। तो जो नाम आपको जानना है वो कौन सा है? वाल्टन। नाम कौन सा है? वाल्टन। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि SN2 रिएक्शन में कौन सा इन्वर्जन है, तो क्या बोलना है? वाल्टन इन्वर्जन है। या कभी कभी बोल सकता है वाल्टन इन्वर्जन इज ऑब्जर्व इन, आपको जो बोलना है कौन सा है? SN2 रिएक्शन। याद रहेगा? चलिए 1 2 देखो। दिस इन्वर्जन इन कॉन्जुगेशन वाज रिपोर्टेड बाय, दिस inversion in configuration was reported by, this inversion in configuration was reported by Walden, this inversion in configuration was reported by Walden, therefore it is called as Walden inversion, therefore it is called as वाल्डन इन्वर्जन। इसे इन्वर्जन को एक नाम देते हैं, वो नाम क्या देना है? वाल्डन इन्वर्जन। याद रहेगा? फिर से बोल रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के नाम से एकदम क्लियर रहिएगा, आईटी स्टीरियो का क्वेश्चन पूछता है। अब दो चीज हो सकती है कि सबस्ट्रेट के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री हो सकती है, ड्रग के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री होती है, रिएजेंट के अंदर स्टीरियो केमिस्ट्री हो सकती है। मतलब रिएजेंट में भी स्टीरियो हो सकता है, सबस्ट्रेट में भी स्टीरियो हो सकता है। तो जहां इन्वर्जन करना है वो ये है, ये नहीं है। पास में आगे इस मामले में क्वेश्चन ऐसे हो गया कि यहाँ तुमको दे दिया, यहाँ ONA और यहाँ दे दिया नेगेटिव, यहाँ BH, यहाँ H और ये CH3 ऐसे दे दिया, और इसका रिएक्शन कर दिया यहाँ पर Cl H D और T के साथ। मतलब यहाँ भी स्टीरियो केमिस्ट्री है, यहाँ भी स्टीरियो केमिस्ट्री है। तो जब इन्वर्जन करना है वो कहाँ करना है? अल्काइल हैलाइड में। हमें इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में इन्वर्जन नहीं करना है, और जो यहाँ नहीं करना है तो ये तो वैसे ही पड़ा रहेगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, HPH और ये CH3 और ये O बड़ा रहेगा। और यहाँ इन्वर्जन करना है तो ये D इधर चला गया, H और D ऐसे ही रहेंगे। बस ना, तो यहाँ जो स्टीरियो केमिस्ट्री है पहला दूसरा तीसरा ऐसे है, ये R में कन्वर्ट होगा, ठीक है? पहला दूसरा तीसरा ये बन गया R। लेकिन जो स्टीरियो केमिस्ट्री सबस्ट्रेट की है पहला दूसरा तीसरा एस दिख रहा है R, तो यहाँ भी पहला दूसरा तीसरा एस दिख रहा है R। तो सबस्ट्रेट के रिएजेंट के अंदर का जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो मेंटेन रहना करना है, और सबस्ट्रेट के अंदर जो स्टीरियो केमिस्ट्री है इसी का इन्वर्जन सोचना है। याद रहेगा? तो अच्छी तरह दिमाग बिठा देना कि जहाँ अटैक कर रहे हो यहाँ की स्टीरियो केमिस्ट्री बदलेगी, जो अटैक कर रहा है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बदलेगी। याद रहेगा? चलो बना लो, देख लो कि जो अटैक कर रहा है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री में अंतर नहीं आएगा, जहां अटैक हो रहा है वहां की स्टीरियो केमिस्ट्री में आपको अंतर सोचना है। चलिए करिए, बनाइए। तो ये कुछ कहानियां थी जो SN2 रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में सोचते हैं। और देखिए SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड अल्कोहल, SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ईथर एंड अमीन, SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल ईथर एंड अमीन। SN2 reaction of alcohol, ether and amine. बन गया? चलिए अब सोचिए, एनालाइज करिए।
OH जो है वो अच्छा लिविंग ग्रुप है या खराब? OH अच्छा लिखवाया था खराब लिखवाया था? खराब। तो अगर ये OH आपका पुअर लिविंग ग्रुप है, पुअर लिविंग ग्रुप है और इसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए H+ डालना हमारी मजबूरी है। बस में आगे H+ डालना हमारी मजबूरी है कि पुअर लिविंग ग्रुप एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, गुड लिविंग ग्रुप में अगर ये कन्वर्ट हो गया, अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और इधर निकल गया और निकलने को कार्बोकेटाइन बना लिया और कार्बोकेटाइन को X में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, X में डिस्ट्रीब्यूट करके अल्काइल हैलाइड बना दिया और जो कार्बोकेटाइन बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया तो कहानी SN1 है SN2 है। SN1 तो कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है? वो कार्बोकेटाइन बनता है SN1 रिएक्शन। बस यहाँ तो नॉर्मल पिक्चर जनरल पिक्चर अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल का सब्स्टिट्यूशन का कौन सा है तो आपके दिमाग में केवल और केवल क्या आना चाहिए? SN1। लेकिन आप चाहते हो कि भाई इसी पर्टिकुलर के ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं और न्यूक्लियोफाइल का को तोड़े और तोड़ने के बाद रेडियो ऐसा कुछ बनाए। तो जब ये सोच रहे हो तो ये जो तरीका है, ये तरीका कौन सा है? SN2। बस आगे तो इसका मतलब अगर हम इसको निकलने से रोकना चाहते हो तो तब रुकेगा जब कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। बस आगे तब होगा जब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा और अगर थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी मिल गई तो टूटकर निकल जाएगा। बस आगे तो हमें सोचना है कि ये जो R होना चाहिए, ये जो R कैसा होना चाहिए? प्राइमरी ओवी अनसब्स्टिट्यूटेड। मतलब प्राइमरी अल्कोहल हमेशा सोचना है, कभी सेकेंडरी टर्सरी नहीं सोचना है। बस में आगे ओवी अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, कोई ब्रांचिंग में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं बात करता हूँ मिथेनॉल की तो सोच सकते हो, अगर बात करते हैं इथेनॉल की तो सोच सकते हो, अगर बात करते हैं प्रोपेन 1-ऑल की तब सोच सकते हैं, अगर हम सोच रहे हैं प्रोपेन 1-ऑल की तब सोच सकते हैं, पेंटेन 1-ऑल की तब सोच सकते हैं। मतलब प्राइमरी अनसब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल में सोच सकते हैं। लेकिन यही सेकेंडरी टर्सरी आ गया तो कहानी खुद से हो जाएगी SN1। याद रहेगा? चलो पॉइंट को लिखो। जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज SN1। जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल इज SN1। जनरल substitution reaction of alcohol is SN1, but some primary unsubstituted alcohol shows SN2 reaction, चलो और इसको बनाओ कि वो क्या हो सकते हैं। नॉर्मल कहानी क्या है? नॉर्मल कहानी SN1 की है, लेकिन अगर आप SN2 चाहते हो तो ये प्राइमरी अनसब्स्टिट्यूटेड होनी चाहिए, जैसे ये वाले। ठीक है, चलो बनाओ, देखो। तो नॉर्मल पिक्चर SN2 अल्कोहल आपसे नहीं पूछा जाता है, मेनली आपसे SN1 रिएक्शन अल्कोहल पूछा जाता है। लेकिन कभी पूछ ले दिमाग में रहना चाहिए कि ये कुछ अल्कोहल हैं जहां SN2 सोचना है। बन गया इसमें? आयुष्मान बन गया? चलिए अब बात करते हैं अमीन्स की। अमीन्स ले लेते हैं, बाद में ईथर लेंगे। अगर मैं अमीन्स की बात करता हूं, तो अमीन्स में होगा क्या? NH2। मतलब अगर मान लो कभी RNH2 है तो ये NH2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप, एक खराब लिविंग ग्रुप, खराब ओवर लिविंग ग्रुप दिखाया है ना। और ये खराब लिविंग ग्रुप है तो इसे अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए NaNO2HCl डाला है और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग N2Cl आपने ये कहीं कहीं बनाया है। और जो नाइट्रोजन बन गया, ये नाइट्रोजन क्या हो गया? गुड लिविंग ग्रुप बन गया।
अब यहीं से नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी और निकलने का कार्बन आयन बना देगा और इसी के ऊपर जो वाटर रिएक्शन कंटेनर मौजूद है वो अटैक कर लेगा और अटैक करके अल्कोहल बना देगा। तो अगेन अगर यहाँ कार्बन कैटायन बना है, कार्बोकेटायन बना है, तो कहानी की मैकेनिज्म SN1 SN2 SN1 अगर कार्बोकेटायन बना दिया तो कहानी कौन सा है SN1। लेकिन अगेन तुम चाहते हो कि भाई ये वीक लिविंग ग्रुप एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, एक एसिड बन जाए और इसी के ऊपर हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दें और अटैक करके इसको तोड़ दें। बस में आगे तभी तो कहानी SN2 बनेगी। अब तभी कहानी SN2 बनेगी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऐसे सोचोगे और सोचते हुए आप सोचने वाले हो SN2 रिएक्शन। तो अभी ये जो कार्बोकेटायन बनाने वाले हो कि स्टेबल बनाने वाले हो अनस्टेबल बनाने वाले हो, अनस्टेबल। तो सेम वही कहानी कि अगर मान लो कभी इथाइल अमीन है, इथाइल अमीन है तो इसकी जो कहानी होने वाली है ये कहानी कौन सी होने वाली है SN2। और अदरवाइज इन जनरल जो पिक्चर सोचना है तो मैकेनिज्म कौन सी है SN1। थोड़ा मान लो अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करना चाहता है तो इसी R में वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देगा और उसके बाद ये NH2 कर देगा और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया तो कार्बोकेटायन स्टेबल अनस्टेबल अनस्टेबल तो इस केस में भी कहानी SN2 जा सकता है। बस में आगे चलिए पॉइंट को लिख लो। जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अमीन्स आर, general substitution reaction of amine are, general substitution reaction of amines are SN1, general substitution reaction of amines are SN1, but primary unsubstituted amine, primary unsubstituted amine such as CH3NH2 या CH3CH2NH2 shows SN2 reaction, shows SN2 reaction। चलो बनाओ देख लो। बन गया। क्वेश्चन आएगा लगा लोगे? यस। चलिए नॉर्मल पिक्चर SN1 का अल्कोहल ईथर अमीन समय दिखेगा, लेकिन SN2 जो आपको सोचना है अल्कोहल और अमीन्स में लिमिटेड जगहों पे सोचना है, हर जगह नहीं सोचना है। नॉर्मल पिक्चर सब्स्टिट्यूशन अल्कोहल ईथर का अमीन्स कहते हैं SN1। चलिए अब देखते हैं ईथर। इसमें ऐसे लिखो SN1 एंड SN2 ऑफ ईथर, दोनों एक साथ ले लेते हैं। SN1 एंड SN2 ऑफ ईथर, SN1 and SN2 reaction of ether। चलिए अब समझिएगा, एनालाइज करिएगा। ईथर का मतलब अगेन ROR ये है तो अलग करने के लिए अटैच कर देते हैं। इसकी कहानी में H+ हमको डालना मजबूरी है क्योंकि जो OR जो आपका पोअर लिविंग ग्रुप है, पोअर लिविंग ग्रुप है, इसे एक अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, एक अच्छे लिविंग ग्रुप में, गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है। अगर ये टूट के निकल गया कार्बोकेटायन बन गया और इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर गया, न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल कौन सा होगा X-, ये रिएक्शन कर लिया, ये बन गया RX और जो RX बन गया तो कहानी कौन सी है SN1, ये बन गया। लेकिन आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो भाई ये जो ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है इसी के ऊपर X- अटैक करें और अटैक करके हमें इस तरह की कहानी दे दे। और ये जो बन गया ये कहानी कौन सी है SN2, ये तो चाहते हो। तो हमें क्या देखना है, हमें यही देखना है कि इधर और इधर या इधर कहीं भी इन साइड इधर कहीं भी अगर टर्सरी अल्काइल पार्ट है, सेकेंडरी अल्काइल पार्ट है या प्राइमरी है लेकिन टूटने के बाद रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता हो, टूटने के बाद अगर क्या देता हो रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता हो, प्राइमरी ऑन ब्रेकिंग
breaking carbocation with resonance stability, resonance stability, रेजोनेंस स्टेबिलिटी। सोचिए इधर या इधर कहीं भी टर्सरी है, सेकेंडरी है और अगर प्राइमरी है तो अपने वो रेजोनेंस स्टेबिलिटी देता है, इनडायरेक्टली स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। इनडायरेक्टली क्या है? स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है कि तुरंत टूट जाएगा, और जो तुरंत टूट जाएगा तो कहानी कौन सी होगी? SN1। बस में आगे। लेकिन अगर इधर और इधर दोनों तरफ प्राइमरी ही है, इधर और इधर दोनों तरफ क्या है? प्राइमरी ही है, और प्राइमरी में भी अनसब्स्टिट्यूटेड वाला है, अनसब्स्टिट्यूटेड वाला है। मतलब इनडायरेक्टली क्या है? थ्योरेटिकली कार्बोकेटाइन जो हो रहा है क्या हो रहा है? अनस्टेबल। थ्योरेटिकली कार्बोकेटाइन क्या है? अनस्टेबल। तो उस केस में जो सोचना है वो क्या सोचना है? SN2। तो इधर इधर कहीं भी कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल हो गया तो कहानी क्या सोचना है? SN1। लेकिन इधर इधर कहीं भी कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं बन रहा है तो उसी केस में इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और अटैक करके इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा। अभी क्वेश्चन से क्लियर कर देंगे, लिखना बना दो। देखो कि ईथर में हमें इधर इधर दोनों तरफ देखना है कि इधर और इधर कहीं भी टर्सरी, सेकेंडरी या प्राइमरी लेकिन वो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाता हो तो SN1। लेकिन दोनों साइड में कहीं भी कार्बोकेटाइन स्टेबल ना बनता हो, प्राइमरी नेचर का हो, तो उस केस में क्या सोचना है? SN2 बनाओ। तो सारा खेल घूम फिर कर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर है कि कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा रिएक्शन SN1 की तरफ भागेगा। कार्बोकेटाइन अगर अनस्टेबल होगा तो उसकी रिएक्शन SN2 की तरफ भागेगा। कार्बोकेटाइन ऐसे बोल रहे हैं अगर किसी तरफ R की तरफ कहीं भी अगर स्टेबल बनता हो तो कहानी SN1 की तरफ भागेगा। लेकिन कार्बोकेटाइन R में में कहीं भी स्टेबल ना बनता हो, अनस्टेबल बन रहा हो, प्राइमरी वाला बन रहा हो थ्योरेटिकली, तो उस केस में हमें SN2 की तरफ जाना है। तो सारा खेल कार्बोकेटाइन का है कि कार्बोकेटाइन अब स्टेबल बना रहे हो या अनस्टेबल बना रहे हो। सर आगे मेरा 115 को टेस्ट। क्या बेटा? 115 से टेस्ट है। 115 से टेस्ट बस छोड़िए, हम लास्ट है ये, बस मुश्किल से 5 मिनट लेंगे और बस ये लास्ट सेगमेंट है। बन गया? चलिए समाओ यही दे दिया तुमको, ये दे दिया CH3 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 और ये O और यहाँ CH3 और कह दिया HI का रिएक्शन। अपने आप से पूछो इधर तोड़ने से कार्बोकेटाइन और इधर तोड़ने से कार्बोकेटाइन तो कहीं भी स्टेबल बन रहा है? हाँ, यह बन रहा है। तो इसलिए इसको तोड़, तोड़ने का कार्बोकेटाइन बना दो और इसी कार्बोकेटाइन में न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, यहाँ I जोड़ना है और यहाँ H जोड़ना है। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे होता CH3 CH2 O और यहाँ CH3 ऐसे होता और कहता है अब HI का रिएक्शन, तो इधर भी प्राइमरी इधर भी प्राइमरी, बस यहाँ तो इधर भी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल इधर भी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल, तो कहानी SN1 SN2 तो ऐसा सोचो कि ये H और यहाँ I ऐसा बना लेना है। तो दोनों साइड में कहीं भी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल हो रहा है तो SN1 और इधर इधर कहीं भी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल नहीं हो रहा है तो SN2। तो कभी इसी में बेंजीन भी जुड़ लेता है और ऐसे ही मिलेगा और यहाँ कर देगा OCH3 और इसको कह देगा HI का रिएक्शन। तो मान लो इसको तोड़ के डबल पर पॉजिटिव सोचोगे और ज्यादा अनस्टेबल है, तो इसीलिए यहाँ की कहानी भी कौन सी होगी? SN2 और इसे ऐसे सोचना है H और ये I और इसे कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना देना है, बन जाए। तो कहने का मतलब ऐसे बोल रहे हैं कि किधर भी R या R' कहीं भी अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है, R और R' कहीं भी कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल बनता है तो कहानी SN1। लेकिन R और R' कहीं भी कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल नहीं बनता है तो कहानी SN2। ठीक है, चलिए बनाइए। ये कहानी SN1 की हो गई, ये कहानी SN2 की हो गई, ये भी SN2 की हो गई। तो यहाँ कॉरेस्पॉन्डिंग बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड और साथ में निकल गया मिथेनॉल। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग बन गया इथेनॉल और साथ में निकल गया मिथाइल आयोडाइड।
और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एक हमें मिल गया फिनॉल, ये निकल गया और साथ में निकल गया मिथाइल आयोडाइड। सर उससे उस वाले बॉन्ड से क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाओगे सोचो डबल स्टेबल अनस्टेबल। बस में आगे। अब दूसरा रीजन ये भी है कि इसका अगर तुम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो सोचो इसी के इलेक्ट्रॉन को तुम इधर भेजने वाले हो, मतलब कुछ इस तरह की स्पेसीज बनाने वाले हो। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए तोड़ना डिफिकल्ट है। और इस पॉजिटिव वजह से सोचो यहाँ कितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव आ गया, और जब बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव आ गया तो बड़े आराम से नेगेटिव पर यहाँ अटैक करके इसको तोड़ सकते हैं। बस में आगे कहने का मतलब ये है कि जो बेंजीन से कनेक्टेड होता है, बेंजीन से कनेक्टेड होता है तो हमें अटैक CH3 से करना है। लेकिन यही कहानी कभी ऐसी होती, ये बेंजीन है, इसके आगे CH2 है, ये O पर यहाँ CH3 है, और अब कहता है HI का रिएक्शन। और सोचिए यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने वाले हो स्टेबल अनस्टेबल, स्टेबल, तब इसको SN1 सोचना, यहाँ I और यहाँ H। बस में आगे ये जो मैकेनिज्म हो गई वो कौन सी है, SN1, और ये जो मैकेनिज्म हो गई वो कौन सी हो गई, SN2। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग अब क्या बनाओगे, ये बन गया बेंजीन, यहाँ हो गया CH2 और ये I, और साथ में निकल गया मिथेनॉल। याद रहेगा। तो बार बार कह रहे हैं कि सारा फोकस कार्बोडाइड में सोचो, अगर इधर या इधर कहीं से भी स्टेबल बनता है तो कहानी SN1, लेकिन इधर और इधर कहीं भी कार्बोडाइड स्टेबल नहीं बनता है तो उसकी इसमें कहानी SN2। याद रहेगा। तो इतने ही रिएक्शन है बेटा जो ओवरऑल आपको SN1 SN2 में पढ़ना है। बस में आगे एक छोटा सा रिएक्शन SNI जिसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे और उसी के साथ एलिमिनेशन चालू करेंगे। नमस्कार, बराबर है। तो घर में जाकर थोड़ा इनको वक्त देकर याद करिएगा, और इसी के ऊपर बेस्ड आपके दो DPs हैं, कौन कौन से, 54, 55। बस में उसे प्रॉपर तरीके से लगाना है। मतलब सब्स्टिट्यूशन के ऊपर 5 DPs थे, 51 से लेकर 55। तो 51, 52, 53 मेरी SN1 और लिविंग ग्रुप का बेस्ड है, और 53 का आधा और 54, 55 मेरी SN2 का बेस्ड है। नमस्कार। ओवरऑल आपका SN1 SN2 ही कंप्लीट होता है। तो घर में थोड़ा वक्त दीजिए और वक्त देकर क्वेश्चन लगाइए, और जो भी डाउट्स आता है वो नेक्स्ट वाली क्लास में आकर पूछ लीजिए। इसके लिए कोशिश करिए कि प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन बने, और मेरी वाले बुक के क्वेश्चन लगाने के बाद जो लोग एलन में है तो एलन वाले मॉड्यूल्स को भी प्रॉपर तरीके से लगा लें, छोड़िए नहीं। इसके लिए इन्हीं से मिलकर जितना कहीं कहीं क्वेश्चन आएगा दिखेगा, तो टू द पॉइंट सोचो, क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से बन जाएगा। बस में आगे चलिए, ये वाली क्लास में यही रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक छोटा सा टॉपिक SNI और उसका एलिमिनेशन को हम लोग चालू करेंगे। नमस्कार, चलिए।